हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद उन सभी घटनाक्रम के बारे में जानेंगे जिसकी असफलता के बाद गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले स्वराज पार्टी के बारे में बात करेंगे। स्वराज पार्टी, जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के सदस्यों के मध्य एक प्रश्न निकलकर सामने आया। वह प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि 1923 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल के होने वाले चुनावों में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का फैसला क्या हुआ, उसे जानने से पहले हम लोग यह बात को जानेंगे कि यह प्रश्न आखिर उठा ही क्यों। तो चलिए, इस प्रश्न के उत्पन्न होने के कारण को सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि क्या कारण था, तब इसके फैसले के बारे में जानेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया है। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा जो भी प्रावधान किया गया था, तो उस सुधार अधिनियम का 1920 ईस्वी में गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के समय उसका विरोध किया था। किसका? तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रस्तावों का उनकी निंदा की थी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस के कई सारे नरमपंथी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन कर लिया। और उस नई पार्टी का नाम क्या था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, या फिर जिसे इंडियन लिबरल फेडरेशन भी कहा जाता है, और हिंदी में उसे अखिल भारतीय उदारवादी संघ कहा जाता है। जब हम लोग पिछली क्लास में असहयोग आंदोलन को पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी पढ़े थे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस क्या था कि वह 1920 में नागपुर अधिवेशन में संवैधानिक दायरे से बाहर निकलकर जनसंघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया था और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की निंदा की थी। तो इसी वजह से कुछ उदारपंथी नेताओं ने, नरमपंथी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी से निकलकर एक नई पार्टी का निर्माण किया था, जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। चलिए, यह तो हुई उसकी बात कि जो एक अलग पार्टी का निर्माण किया गया है। लेकिन जो आज का मुद्दा है वह है स्वराज पार्टी, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न उससे पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, तो उसके द्वारा एक यह प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल
के चुनावों का प्रावधान किया गया था उस सुधार अधिनियम के द्वारा। तो जब 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और नकारात्मक कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसमें क्या हुआ कि गांधी जी के निर्देश पर कांग्रेस ने उस सुधार अधिनियम का बहिष्कार किया और उसके साथ साथ उस सुधार अधिनियम के द्वारा जो चुनाव का प्रावधान किया गया था केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल का, तो उसका भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। यानी 1920 में जो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस ने उस चुनाव में भाग नहीं लिया था। लेकिन क्या हुआ कि 1922 में वो सहयोग आंदोलन वो सफल हो गया, समाप्त हुआ। तो इसी वजह से वो सहयोग आंदोलन के उस सफलता के बाद कांग्रेस के सदस्यों के मध्य यह प्रश्न निकलकर सामने आया कि अब जो 1923 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होने वाला है, तो उसमें कांग्रेस को भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यह प्रश्न इसलिए निकलकर सामने आया था। तो जब इस प्रश्न की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ कि इस प्रश्न पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया। यानी इसमें दो मत बट गए थे इस प्रश्न पर। तो एक कांग्रेस का एक वर्ग जिसे परिवर्तनवादी कहा जाता था, यानी जो परिवर्तन करना चाहते थे, जो परिवर्तन के समर्थक थे, उसे परिवर्तनवादी कहा जाता था। जो परिवर्तन नहीं करना चाहते थे कांग्रेस के वो वर्ग, दूसरे वर्ग जो परिवर्तन के समर्थक नहीं थे, परिवर्तन के विरोधी थे, तो उन्हें वो परिवर्तनवादी कहा गया है। तो आइए बात करते हैं सर्वप्रथम परिवर्तनवादी के बारे में, यानी परिवर्तन समर्थक के बारे में। परिवर्तन समर्थक जो थे वो लोग विधानमंडल के चुनाव में भाग लेना चाहते थे, भाग लेने के समर्थक थे। क्यों? क्योंकि उनका तर्क था कि विधानमंडल के चुनावों में भाग लेकर उस चुनाव को जीतकर विधानमंडल में प्रवेश करेंगे और विधानमंडल में प्रवेश करने के बाद सरकार का विरोध करके सरकार के कामों में बाधा डालेंगे। और ऐसा करने से क्या होता? तो ऐसा करने से यह होता कि जब सरकार के कार्यों में बाधा डाली जाती, तब जाकर सरकार हमारे बातों को सुनने के लिए तैयार होती। तो यह था परिवर्तनवादियों का तर्क। तो इस वजह से वे लोग विधानमंडल के 1923 में जो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव होने वाला था, उसमें वे लोग भाग लेना चाहते थे। और उस वर्ग का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो प्रमुख नेता थे, वो थे मोतीलाल नेहरू एवं CR दास अर्थात चित्तरंजन दास। अब बात करते हैं कांग्रेस के दूसरे वर्ग की, जो अपरिवर्तनवादी थे अर्थात परिवर्तन के विरोधी थे। इन लोगों का मानना था कि अगर हम विधानमंडल में हिस्सा लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसकी उपेक्षा होगी, उसकी अवहेलना होगी। तो इसी वजह से इन परिवर्तन विरोधियों का यह मानना था कि चूंकि रचनात्मक कार्यक्रम की उपेक्षा ना हो, इस वजह से विधानमंडल के चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए और मजबूती से हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सोचना चाहिए। तो इस वर्ग का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालचारी एवं MA अंसारी। MA अंसारी अर्थात मुख्तार अहमद अंसारी। तो हम लोग यह देख लिए कि इस प्रश्न पर कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। अब बात आती है इस प्रश्न का निर्णय क्या हुआ, फैसला क्या हुआ। तो इस प्रश्न का निर्णय कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसका आयोजन 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को किया गया था। और कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। और सचिव कौन थे इस अधिवेशन के? तो मोतीलाल नेहरू थे। अर्थात
कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कौन बैठे हुए थे? तो परिवर्तनवादी नेता बैठे हुए थे। तो जब यह अधिवेशन का आयोजन किया गया तब इस अधिवेशन में परिवर्तनवादियों ने विधानमंडल के चुनावों में भाग लेने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। किसमें? तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में। तो जब परिवर्तनवादियों ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया इस अधिवेशन में, तब जो वो परिवर्तनवादी थे उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध किया कांग्रेस के गया अधिवेशन में। और विरोध करने के वजह से यह जो परिवर्तनवादियों के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया, यानी पारित नहीं हो पाया। तो जब प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया तब परिणाम स्वरूप चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू दोनों अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिए, बल्कि यह जो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था तो चितरंजन दास अध्यक्ष पद से जबकि मोतीलाल नेहरू सचिव पद से इस्तीफा दे दिए। किस विरोध में? तो यह जो इनका प्रस्ताव वो स्वीकृत कर दिया गया तो इसके विरोध में इन दोनों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इसी दिन अर्थात 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को ही चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया या बनाने की घोषणा की। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी क्यों कहा जाता है। क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ जो है उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था, उनके निर्णय के खिलाफ जो है इस पार्टी का गठन किया था स्वराज पार्टी का। इसी वजह से कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा जाता है, या स्वराज पार्टी को ही इंग्लिश में इंडिपेंडेंट पार्टी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 16 दिसंबर 1922 ईस्वी को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय या फिर स्वराज पार्टी बनाने का निर्णय या फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाने का निर्णय या घोषणा किसने किया था? तो इन दोनों व्यक्तियों ने किया था। ऑप्शन में अगर दोनों नाम है अलग अलग तो आपको बीपीएससी में ई ऑप्शन लगाना है, और अगर एक ही में नाम दिया गया है दोनों नाम तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का घोषणा किया। और जब घोषणा किया तब बात करते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद में किया गया था। किसकी असफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी या उसे ही हिंदी में स्वराज दल भी लिखा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके असफलता के बाद किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किया गया था। कहां पर? तो इलाहाबाद में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो चितरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों जो है इस स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। संस्थापक के साथ साथ चितरंजन दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, जबकि मोतीलाल नेहरू इस स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जब चितरंजन दास अध्यक्ष बने, इस पार्टी की स्थापना किया इन्होंने, तब चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी से रिलेटेड एक कथन कहा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कहने का मतलब यह है कि यह जो कथन चितरंजन दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए,
केवल वर्गों के लिए नहीं, तो वर्गों का मतलब केवल विशेष वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वराज का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता जो है वह आम जनता के लिए भी होना चाहिए। तो यह कथन किसने कहा था? तो चित्तरंजन दास ने कहा था। फिर यहां से जो एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि वह यह है कि किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया था? तो चित्तरंजन दास ने। किस लिए? तो स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के सचिव के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो वह कौन थे? तो वह मोतीलाल नेहरू थे, जिसने सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए। अब बात करते हैं कि इस पार्टी के अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो विट्ठल भाई पटेल, NC केलकर, MM मालवीय, श्रीनिवास अयंगर, हकीम अजमल खां एवं MR जयकर। तो यह जो श्रीनिवास अयंगर थे, तो मद्रास प्रांत में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो श्रीनिवास अयंगर थे। तो संस्थापक के साथ साथ आपको यह अन्य सदस्य का नाम भी याद रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य नहीं थे। तो इसी वजह से आपको इन सभी नामों को भी याद रखना है। तो चलिए, अब स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। अब हम जानते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था कि विधानमंडल में प्रवेश करके, यानी विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में भाग लेकर उस चुनावों को जीत करके विधानमंडल में प्रवेश करके सरकार का विरोध कर कार्य में बाधा डालना था। क्योंकि विधानमंडल में प्रवेश करना तो ऐसे नहीं ना था कि कोई भी मुंह उठाए और विधानमंडल में प्रवेश कर जाते। तो विधानमंडल में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें विधानमंडल का चुनाव जीतना पड़ता। तो इसी वजह से उद्देश्य था स्वराज पार्टी की स्थापना का कि पहले विधानमंडल के चुनाव में भाग लीजिए, फिर उस चुनाव को जीतिए, जीतने के बाद विधानमंडल में प्रवेश कीजिए और प्रवेश करने के बाद सरकार का विरोध कीजिए और सरकार का विरोध करके उनके कामों में बाधा डालिए। तब क्यों? क्योंकि तब जाकर वो हमारे बातों पर ध्यान देंगे। तो इन स्वराजियों का तर्क था कि ऐसा करने से वो सहयोग आंदोलन की जो प्रगति थी उसमें किसी भी तरह का बाधा नहीं आएगी, बल्कि यह जो आंदोलन है इसका और जो है विकास होगा अगर हम उसमें विधानमंडल में शामिल होकर सरकार का अगर विरोध करें, तो इससे वो सहयोग आंदोलन और भी मजबूत होगा। इन स्वराजियों का तर्क था कि ठीक है, अगर हम विधानमंडल का बहिष्कार करते हैं तो मेरे बहिष्कार करने से क्या होगा, विधानमंडल का चुनाव तो आयोजित होगा ही, विधानमंडल का कार्य तो चलेगा ही और विधानमंडल के चुनाव में लोग भाग लेंगे ही, हिस्सा लेंगे ही। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी उच्च पद है विधानमंडल में, तो उन उच्च पदों पर गैर कांग्रेसी सदस्यों का अधिकार हो जाएगा। जब गैर कांग्रेसी सदस्यों का अधिकार हो जाएगा तब क्या होगा कि सरकार के अवैध कार्यों को वैध बनाने में वो जो गैर कांग्रेसी सदस्य होंगे वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो उससे क्या होगा, और कांग्रेस की क्षति ही होगी। तो यह तर्क किनका था? तो यह तर्क था इन स्वराजियों का था, जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो अब बात करते हैं कि इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना तो किया, लेकिन स्थापना करने के बावजूद या जो भी स्वराज पार्टी के संस्थापक और सदस्य थे, ये लोग अपने आप को कांग्रेस का अभिन्न अंग के रूप में ही प्रचारित किया था। ये लोग जो भारत में प्रचार किया अपने पार्टी के बारे में, तो ये लोग कांग्रेस का अभिन्न अंग कहने का मतलब यह हुआ कि इन लोगों
ने अपने आप को इस रूप में प्रचारित किया कि हम कांग्रेस से अलग नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस के ही अंग हैं, और यह जो स्वराज पार्टी है वह कांग्रेस का ही अंग है। तो इस रूप में इन लोगों ने अपने आप को प्रचारित किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इधर जो अपरिवर्तनवादी विचारधारा के जो लोग थे, तो इन अपरिवर्तनवादियों ने भी यह सोचा कि आपस में कहीं अधिक कटुता ना बढ़ जाए, तो इसी वजह से अपरिवर्तनवादियों ने क्या किया कि सितंबर 1923 ईस्वी में कांग्रेस का दिल्ली में विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था। तो इसी कांग्रेस के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में अपरिवर्तनवादियों ने अर्थात कांग्रेस ने स्वराज पार्टी एवं उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दिया। क्यों किया? क्यों कांग्रेस ने दिल्ली के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी एवं उनके कार्यक्रम को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दी? क्योंकि इन्हें यह लगा कि आपस में कहीं कटुता ना बढ़ जाए, विवाद ना बढ़ जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि हम लोग भारत को पूर्ण स्वराज नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिलाने के लिए आपस में एकता जरूरी थी। तो इसी वजह से कांग्रेस ने दिल्ली के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी एवं उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर दिया। तो जब मान्यता प्रदान कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, तो कई बार प्रश्न में क्या होता है कि केंद्रीय विधानसभा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसके जगह उसे ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लिख दिया जाएगा। तो आपको नाम क्लियर होना चाहिए कि उसी का इंग्लिश नेम है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नवंबर 1923 में क्या हुआ कि केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों का चुनाव हुआ था, यानी चुनाव का आयोजन किया गया। किसके किसके? तो केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव हुआ। कब? नवंबर 1923 में। जब यह चुनाव हुआ तब इसमें स्वराज पार्टी को बड़ी सफलता मिली। तो आइए बड़ी सफलता कैसे मिली इस चुनाव में, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं यह जो केंद्रीय विधानसभा था, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, तो इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी की जीत हुई, जो सबसे बड़ी जीत थी। अब बात करते हैं यह प्रांतीय विधान परिषद की बात करें, तो प्रांतीय विधान परिषद में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि बंगाल में स्वराज पार्टी बड़े दल के रूप में उभरा था। फिर बंबई एवं उत्तर प्रदेश में भी स्वराज पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी, संतोषजनक सफलता मिली थी। लेकिन पंजाब एवं मद्रास के क्षेत्र में जातिवाद एवं सांप्रदायिकता के कारण स्वराज पार्टी को कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो नवंबर 1923 में जो चुनाव हुआ उसमें स्वराज पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। तो जब यह केंद्रीय विधानसभा के 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीट जीतकर स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानसभा पहुंचे, तो केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया था? तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया, और फिर केंद्रीय विधानसभा में ही स्वराज पार्टी ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा का गठन किया था, जिसमें इस साझा राजनीतिक मोर्चा में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादियों एवं कुछ व्यक्तिगत विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय भी शामिल हुए थे। किसमें? तो यह साझा राजनीतिक जो मोर्चा की स्थापना की गई थी, उसका जो गठन किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में, तो उसमें जो है वे सब शामिल हुए थे। अब बात करते हैं
कि इसके बाद इन चुनावों के बाद 1923 से 1924 ईस्वी में यहाँ जो यह 2 लाइन लिखा गया है वह स्वराज पार्टी के बारे में ही यहाँ पर लिखा गया, यह जो लास्ट का 2 लाइन है। तो नवंबर 1923 में चुनाव होने के बाद जो है 1923 से 24 के दौरान नगर पालिका का चुनाव हुआ था, स्थानीय एवं नगर पालिका का चुनाव हुआ था, स्थानीय निकाय एवं नगर पालिका का चुनाव, जिसमें स्वराज पार्टी एवं कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, इस नगर पालिका चुनाव के बारे में, जो कब हुआ था 1923 से 24 के दौरान हुआ था। तो इस नगर पालिका चुनाव में ये जो चितरंजन दास थे वह कलकत्ता नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, अर्थात मेयर चुने गए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता नगर पालिका के अध्यक्ष या मेयर कौन चुने गए थे, तो वो चितरंजन दास चुने गए थे। फिर इसी नगर पालिका चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जो थे वह पटना नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष, फिर विट्ठल भाई पटेल या अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, अर्थात मेयर चुने गए थे। अब बात करते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी खराब स्वास्थ्य के कारण वह रिहा हुए, यानी जो मतलब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो वह खराब स्वास्थ्य के कारण जो है 5 फरवरी 1924 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। और जब वह रिहा होकर बाहर आए तब गांधी जी इन स्वराजियों के साथ जो है धीरे धीरे एकता के संबंध को स्थापित करना शुरू किया। किसने? तो गांधी जी ने। फिर बात करते हैं कि इधर क्या था कि स्वराजियों का जो है स्वराज पार्टी के लोगों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और इसके बढ़ते प्रभाव के कारण अक्टूबर 1924 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसका दमन करना शुरू कर दिया। जब इसका दमन करना शुरू किया तब गांधी जी ने इनका समर्थन किया, इस स्वराज पार्टी का समर्थन किया, और समर्थन करते हुए 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी दास पैक्ट को लाया। गांधी दास पैक्ट जिसमें 3 लोग शामिल थे। कौन कौन? तो एक तो गांधी जी और 2 अन्य लोग जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो अर्थात गांधी जी, चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के बीच जो समझौता हुआ, और समझौता के बाद जो एक संयुक्त घोषणा की गई 6 नवंबर 1924 ईस्वी को, उसे ही गांधी दास पैक्ट कहा गया है। तो आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी दास पैक्ट में कितने लोग थे? तो 3 लोग थे, गांधी जी, चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। तो यह जो गांधी दास पैक्ट लाया गया, इसके द्वारा क्या घोषणा की गई थी? तो इसमें जो घोषणा किया गया था कि असहयोग आंदोलन अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। पहला घोषणा यह था। दूसरा जो घोषणा था कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानमंडल में कार्य करेंगे। और इन दोनों घोषणा अर्थात यह जो गांधी दास पैक्ट था, इसकी पुष्टि 1924 ईस्वी के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने किया था। तो उसी अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्ष रहते हुए इन गांधी दास पैक्ट का पुष्टि कर दिया। और उसके बाद गांधी जी ने इन स्वराजियों को एक सुयोग्य एवं ईमानदार देशभक्त की संज्ञा दी। तो स्वराजियों को सुयोग्य, अनुभवी एवं ईमानदार देशभक्त की संज्ञा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अपने प्रारंभिक चरण में स्वराज पार्टी सरकार का विरोध कर रहे थे, तो उससे गांधी जी को यह लगा कि यह स्वराज पार्टी कभी भी
सरकार का सहयोग नहीं करेगा। तो इसी वजह से गांधी जी ने उन स्वराजियों को सुयोग्य, अनुभवी एवं ईमानदार देशभक्त की संज्ञा प्रदान किया था। फिर बात करते हैं कि उसके बाद गांधी जी ने 1925 ईस्वी में ही ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किया था। किस लिए? तो चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए। और फिर बात करते हैं कि 1925 ईस्वी में यह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात केंद्रीय विधानसभा जो थी, तो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो विट्ठल भाई पटेल बने, जो स्वराज पार्टी के नेता थे। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह विट्ठल भाई पटेल थे। किस पार्टी के थे? किस पार्टी के तरफ से बने थे? तो स्वराज पार्टी के तरफ से बने थे। या फिर ऐसे भी आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि 1925 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह भी होगा विट्ठल भाई पटेल, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष अर्थात जिसे स्पीकर भी कहा जाता है, तो वह अध्यक्ष या स्पीकर नहीं बने थे। और ऐसा बनने वाले विट्ठल भाई पटेल यह पहले भारतीय थे। और यह किस पार्टी के थे? तो स्वराज पार्टी के थे। अब हम लोग बात करते हैं कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे स्वराज पार्टी में फूट पड़ने लगा और स्वराज पार्टी का जो है पतन शुरू हो चुका था। तो आइए बात करते हैं कि जब हम लोग देखें कि अक्टूबर 1924 ईस्वी में जब अंग्रेजी सरकार ने इसका दमन करना शुरू किया, तो 1924 ईस्वी के अंत तक इस स्वराज पार्टी की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे और भी जो है यह अपने दयनीय स्थिति में जाते गया। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ कि आगे चलकर लाला लाजपत राय एवं एम मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी से त्याग पत्र देकर स्वराज पार्टी को छोड़कर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दिया। ऐसा क्यों? इसके बारे में जानते हैं। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने इन स्वराजियों का दमन करना शुरू किया, तब उस समय क्या था? सांप्रदायिकता का लहर था। तो सांप्रदायिकता के लहर में हिंदू हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय वह सरकार का समर्थन करना चाहते थे ताकि हिंदू हितों की रक्षा की जाए। तो इसी वजह से वह सरकार का समर्थन करना चाहते थे, जबकि स्वराज पार्टी वह सरकार का समर्थन करने के लिए नहीं बनी हुई थी, बल्कि उसका विरोध करने के लिए बना हुआ था। तो इसी वजह से लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने क्या किया कि मोतीलाल नेहरू पर हिंदू हित का विरोधी का आरोप लगाते हुए ये दोनों नेता स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए। और स्वराज पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तो स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक कमेटी थी जिसका नाम था इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी, या जिसे स्क्रीन कमेटी भी कहा जाता था। आइए पहले इस कमेटी के बारे में जानते हैं कि यह जो इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी या जिसे स्क्रीन कमेटी कहा जाता था, तो इसके अध्यक्ष जो थे वह भारत के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम था सर एंड्रू स्क्रीन। सर एंड्रू स्क्रीन जो यह इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। और इस कमेटी की स्थापना क्यों की गई थी? तो थल सेना का भारतीयकरण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो क्या हुआ कि 1925 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने यह इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। तो जब इन्होंने इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली, तब क्या हुआ कि उसके बाद अब स्वराजियों के नीति पर शक किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा यह माना जाने लगा कि इन स्वराजियों का जो ध्यान है अब सरकार का वो सहयोग करना नहीं बल्कि सहयोग करना हो गया।
मतलब ऐसी बातें उठने लगी थी। तो इसी वजह से इन स्वराजियों को अब संदेह की नज़र से देखा जाने लगा था, जबकि ऐसी कुछ बातें नहीं थी। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसी वजह से यह अपने पतन की ओर जाते गया। फिर बात करते हैं कि 16 जून 1925 ईस्वी को जब स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई, तब यह स्वराज पार्टी को सबसे ज़्यादा धक्का लगा। तो आइए बात करते हैं चित्तरंजन दास के बारे में। तो चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। और इन्हें देशबंधु की उपाधि किसने प्रदान किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। फिर बात करते हैं कि यह जो चित्तरंजन दास थे, यह वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, ठीक है, क्योंकि चित्तरंजन दास एक वकील भी थे। तो वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस में गरम दल के नेता अरविंद घोष का बचाव करना। ठीक है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में। तो उस केस में क्या हुआ था, इन सभी को, मतलब जो भी उस केस से संबंधित थे, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। लेकिन यह जो चित्तरंजन दास थे, इनके ही बुद्धिमत्तापूर्ण वकालत के वजह से, पैरवी के वजह से अरविंद घोष को जो है मतलब सजा से मुक्त करवाया गया था। तो यह चित्तरंजन दास की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी एक वकील के रूप में। और यह अरविंद घोष, जिन्होंने 1893 से 94 के दौरान न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला को निकाला था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड श्रृंखला किसने निकाला था या इसके लेखक कौन थे, तो अरविंद घोष थे। क्यों निकाला था 1893 से 94 के दौरान इस न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड श्रृंखला को अरविंद घोष ने? क्योंकि इस श्रृंखला के द्वारा इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि कांग्रेस ने सर्वहारा वर्ग के साथ अपने संपर्क को तोड़ लिया था, उसके साथ संपर्क से वह दूर हो गया था। कौन? कांग्रेस। तो इसी वजह से इस लेख श्रृंखला के माध्यम से अरविंद घोष कांग्रेस की आलोचना किए थे 1893 से 94 के दौरान। तो इसलिए आपको यह बात ध्यान रखना है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला वह किसकी थी, तो अरविंद घोष की थी। अब बात करते हैं कि जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हुई और उसके बाद स्वराज पार्टी कमजोर हुआ, तो लेकिन उसके बाद जो है फिर 1926 ईस्वी में फिर से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ। लेकिन जब 1926 में फिर से चुनाव हुआ तो इसमें स्वराज पार्टी को विशेष सफलता नहीं मिली। और क्या हुआ कि जब इसमें विशेष सफलता नहीं मिली तो इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम सांप्रदायिकतावादियों का प्रतिनिधित्व बढ़ गया। लेकिन उनके प्रतिनिधित्व बढ़ने के बावजूद भी 1928 ईस्वी में यह स्वराजियों ने ये सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, जिसे इंग्लिश में पब्लिक सेफ्टी बिल भी कहा जाता है, तो 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर स्थगन प्रस्ताव को लाने में इन्हें सफलता मिली थी। तो यह 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक या पब्लिक सेफ्टी बिल को किसने लाया था, इस पर स्थगन प्रस्ताव को किसने लाया था, तो वह स्वराज पार्टी ने लाया था। और यह विधेयक किसने लाया था, तो यह सरकार ने लाया था। लेकिन इस पर जो स्थगन प्रस्ताव पारित करवाने में स्वराज पार्टी को सफलता मिली और इस तरह से 1928 में सरकार को जो है मतलब हार का सामना करना पड़ा था। फिर बात करें कि जो जो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो थी, इसे स्वराज पार्टियों ने यानी स्वराज पार्टी के लोगों ने भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहा है। तो भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 किसे कहा गया है, तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को कहा गया है। किसने कहा है, तो स्वराजियों ने कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि स्वराज पार्टी का मतलब प्रभुत्व समाप्त होता गया, यानी धीरे धीरे जो है उसका जो है पतन होता गया। और लास्ट में जो है यानी इसके जो सदस्य थे वह फिर से कांग्रेस में शामिल होने लगे। और तब जाकर जब 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तब जाकर यह जो स्वराज पार्टी के लोग थे, इन्होंने विधानमंडल का दामन छोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए और इस तरह से स्वराज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया।
तो क्या हुआ, इसका मतलब परिणाम यह निकला कि यह स्वराज पार्टी को जो है प्रारंभ में तो सफलता प्राप्त हुई, लेकिन बाद में इसे असफलता हाथ लगी, यानी यह पार्टी असफल साबित हुआ। अब बात करते हैं अगले घटनाक्रम के बारे में, तो वह है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, जिसे हिंदी में साइमन आयोग भी कहा जाता है और इसे ही श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस साइमन कमीशन का जो है गठन किया गया था, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण था कि 1919 के एक्ट का 10 वर्ष में समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था। तो यह बात क्या है कि 1919 के एक्ट का 10 वर्ष में समीक्षा हेतु, तो आइए बात करते हैं। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, तो जब वह अधिनियम लाया गया था तो उस अधिनियम के कार्यों कि प्रगति की समीक्षा 10 वर्ष में करने के लिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के कार्यों की प्रगति की 10 वर्षों में समीक्षा करने के उद्देश्य से संवैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया था। कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका मतलब यह था कि जब 10 वर्षों में करने का प्रावधान किया गया था, तो जब 1919 में यह सुधार अधिनियम आया तो आयोग का गठन कब किया जाता, 1929 ईस्वी में किया जाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1929 ईस्वी में ब्रिटेन के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार थी, उसने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का, यानी इस सुधार अधिनियम के समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन कर दिया, जिसे साइमन कमीशन कहा गया। तो आइए अब बात करते हैं इस साइमन कमीशन के गठन के बारे में। तो हम लोग यह रीजन समझ गए कि इसका जो है गठन क्यों किया गया। तो 1919 के एक्ट का 10 वर्ष में समीक्षा के लिए, अर्थात भारत में जो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए या तो आपको यह लाइन दे दिया जाएगा कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, या फिर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए या प्रशासनिक सुधार की समीक्षा करने के लिए जो है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कि साइमन कमीशन का गठन वह 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इंग्लैंड में किया गया था। किसने किया था, तो उस समय जो कंजर्वेटिव सरकार के तरफ से जो भारत सचिव थे, जिनका नाम था लॉर्ड बिर्केनहेड। भारत सचिव कौन थे, देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है लॉर्ड बिर्केनहेड। तो लॉर्ड बिर्केनहेड ने क्या किया कि एक आयोग का गठन किया। कब, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इंग्लैंड में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। तो इसी वजह से इस आयोग को, इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। तो सर जॉन साइमन जो थे वह इसके अध्यक्ष थे, और यह किस पार्टी के थे, तो यह लिबरल पार्टी के थे, अर्थात उदारवादी दल के यह नेता थे। कौन, तो सर जॉन साइमन। तो जब इस साइमन कमीशन का गठन किया गया तो इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य शामिल थे, और इसमें सभी के सभी अंग्रेज ही थे, एक भी इसमें भारतीय नहीं थे। और यह जो भी सभी के सभी 7 अंग्रेज थे, तो इसमें ब्रिटेन के 3 पार्टियों ने, मतलब 3 पार्टी के सदस्य जो है शामिल हुए थे। एक लिबरल पार्टी अर्थात उदारवादी दल के, जो यह सर जॉन साइमन ही थे जो इसके अध्यक्ष थे। दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी के, और तीसरा लेबर पार्टी के सदस्य इसमें शामिल हुए थे, जो सभी के सभी 7 अंग्रेज थे। अब बात करते हैं कि यह जो है इसमें एक भी मतलब भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था, अर्थात भारतीयों को इस साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर जो है किसके सुझाव पर रखा गया था, तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही भारतीयों को इस साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो चूंकि भारतीयों को इस साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो उस समय जो है नस्लीय भेदभाव का यह जीता जागता एक उदाहरण था,
क्योंकि इसमें सभी के सभी अंग्रेजों को शामिल किया गया था। इसी वजह से भारतीयों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया। जब यह भारत आता तो इसका हर जगह बहिष्कार किया जाता और उसी वजह से इनका बहिष्कार करने के उद्देश्य से जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन 1927 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था, अर्थात मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। तो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में इस साइमन कमीशन को जो है हर चरण में और हर रूप में बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन को हर स्तर पर, हर चरण में और हर रूप में बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी? तो वह 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। उसके बाद क्या हुआ कि यह साइमन कमीशन इंग्लैंड से भारत आया। तो भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। और सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया? तो यह बंबई में आया। तो यह दिनांक आपको याद रखना है कि भारत कब आया यह साइमन कमीशन। तो 3 फरवरी 1928 को। और भारत में भी सर्वप्रथम कहाँ आया? तो वह बंबई आया। तो जब यह भारत आया साइमन कमीशन, तो हर जगह इसका विरोध किया गया, हर जगह इसका बहिष्कार किया गया और भारतीयों ने नारा लगाया इसके विरोध में कि साइमन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक का नारा लगाया, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। ठीक है, किसने लगाया था? तो वह भारतीयों ने लगाया था। तो क्यों भारतीयों ने, जब भारत में साइमन कमीशन आया तो इसका विरोध किया था? क्यों किया था भारतीयों ने इसका विरोध? इसलिए क्योंकि इसमें एक भी, यह जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। तो इसी वजह से भारत में इसका विरोध किया गया था और इसी वजह से इस साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया है, अर्थात गोरों का कमीशन कहा गया है। बात करते हैं कि भारत में लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू सभा ने, लगभग सभी पार्टियों ने जो है इसका विरोध किया था। लेकिन 3 पार्टी ऐसे भी थे जिसने भारत में साइमन कमीशन का सहयोग किया था, यानी उसका बहिष्कार ना करके उसका समर्थन किया था। तो आइए वो 3 पार्टी कौन कौन थे जो इस साइमन कमीशन का भारत में सहयोग किया था, समर्थन किया था? तो वो 3 पार्टी थे। पहला पार्टी है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जिसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो अगर व्यक्ति के रूप में आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का समर्थन या सहयोग किसने किया था, तो वह भीमराव अंबेडकर ने किया था। पार्टी के रूप में तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ने किया था। फिर जो दूसरी पार्टी कौन सी थी जो साइमन कमीशन का सहयोग किया था, वह मद्रास की जस्टिस पार्टी, इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। फिर तीसरी जो पार्टी थी वह थी पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, और यह यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में ही पंजाब में की गई थी। भूस्वामियों के हितों, मतलब भूस्वामियों के समर्थन में इस यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना पंजाब में 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो यही 3 पार्टी थे जिसने भारत में साइमन कमीशन का समर्थन किया था। बाद बाकी जितनी भी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, उन सभी ने इस पार्टी का बहिष्कार किया था। अब बात करते हैं कि जब यह बंबई आया तो बंबई से चलकर फिर यह आयोग जो है दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में भी इसका बहिष्कार हुआ और उसके बाद जो है फिर 30 अक्टूबर 1980 ईस्वी को लाहौर में इस साइमन कमीशन के विरोध में, यानी साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। कहां पर? तो लाहौर में। तो जब लाहौर में इस साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तब उनके विरोध में जो है पुलिस ने क्या किया था, इन पर लाठी प्रहार कर दिया था। तो उनके लाठियों प्रहार के वजह से ही लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। कब? तो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को, और उसी के वजह से जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। फिर बात करें कि लखनऊ में यह जो साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था, तो गोविंद बल्लभ पंत एवं जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन क्या हुआ कि भारत में विरोध
के बावजूद भी यह साइमन कमीशन ने अपना कार्य किया और कार्य करने के बाद जो है 27 मई 1930 ईस्वी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, अपना रिपोर्ट पारित किया जो है। तो इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, कब पारित किया, तो 27 मई 1930 ईस्वी को। इसके द्वारा जो है जो भी प्रावधान किया गया था, लेकिन उनमें से दो मुख्य प्रावधान है उसे हम लोगों को जानना चाहिए। तो वह दो मुख्य प्रावधान यह था साइमन रिपोर्ट का कि इसके द्वारा उसने यानी इस आयोग ने भारत मतलब प्रांत में जो है भारत के प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने के लिए कहा। भारत में द्वैत शासन को प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांत के सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का इन्होंने सुझाव दिया था। क्यों? क्योंकि 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था, तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, तो उसी को समाप्त करने का सुझाव दिया गया इस रिपोर्ट के द्वारा, जो पहला मुख्य इसका प्रावधान था। और प्रांत के सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का सुझाव दिया था। दूसरा जो मुख्य प्रावधान था वह यह था कि यह जो केंद्रीय विधानमंडल था, तो इस केंद्रीय विधानमंडल का फिर से पुनर्गठन करने के लिए, यानी इसका पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। और इसका जो स्वभाव होना चाहिए वह संघीय स्वभाव होना चाहिए, यानी केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन करके उसका स्वभाव संघीय यानी संघीय स्तर के रूप में उसका पुनर्गठन कीजिए। और केंद्रीय विधानमंडल का जो सदस्य हैं वह प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। तो यही दो मुख्य प्रावधान था जिसे आपको याद भी रखना है और एग्जाम में प्रश्न भी इससे पूछा जाता है। अब फिर बात करते हैं कि चूंकि इसमें सभी जो है अंग्रेज थे, तो इसी वजह से भारतीयों ने इस कमीशन का ही विरोध किया था और इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश किया उसका भी भारतीयों ने विरोध किया था। तो इसके विरोध के बाद जो है फिर नेहरू रिपोर्ट आया। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 ईस्वी में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, और उस समय जो है भारत सचिव कौन थे? तो लॉर्ड बिरकेनहेड थे। तो लॉर्ड बिरकेनहेड ने 24 नवंबर 1927 ईस्वी को भारतीयों को संविधान के निर्माण के लिए चुनौती दिया। चुनौती देते हुए बिरकेनहेड ने भारतीयों से कहा कि वे स्वयं अपने संविधान का निर्माण करें। यानी बिरकेनहेड ने भारतीयों को संविधान का निर्माण के लिए चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय स्वयं अपने ऐसे संविधान का निर्माण करें जो सर्वमान्य हो, यानी जिसे भारत के हर वर्ग के लोग उसे मान लें। तो ऐसे संविधान का निर्माण करें। और इस संविधान निर्माण का चुनौती किसने दिया था भारतीयों को? तो बिरकेनहेड जो भारत सचिव थे। किस लिए? तो साइमन कमीशन का विरोध करने के वजह से। तो क्या हुआ? भारतीय भी कम नहीं थे, तो भारतीयों ने इनके चुनौती को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद जो है मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय सम्मेलन को बुलाया। तो सर्वदलीय सम्मेलन पहली बार फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में बुलाया गया था, लेकिन यहाँ बात नहीं बन पाई थी। और उसके बाद जो है फिर मई 1928 ईस्वी में बम्बई में बुलाया गया, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो M.A. अंसारी, मुख्तार अहमद अंसारी ने किया था। यहाँ पर क्या हुआ कि इसी सम्मेलन में जो है संविधान की रूपरेखा को तैयार करने के लिए, भारत के संविधान की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 9 सदस्यों वाली एक सर्वदलीय समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया। तो यह जो भारत के संविधान का रूपरेखा तैयार करने के लिए जो एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था सर्वदलीय समिति, तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 9 सदस्य थे। तो इस सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, अर्थात इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए। और इसके सचिव कौन थे? तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस सर्वदलीय समिति ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को अपना जो रिपोर्ट पेश किया, अपना जो रिपोर्ट पारित किया, तो उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। क्योंकि इनके अध्यक्ष कौन थे? तो वह
मोतीलाल नेहरू थे। तो इसी वजह से जब 10 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट आया तो उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। दूसरा बात यह आपको जानना है कि जो यह रिपोर्ट आया तो इस रिपोर्ट के प्रारूप को किसने लिखा था। तो इस रिपोर्ट के अर्थात नेहरू रिपोर्ट के प्रारूप को किसने लिखा था, तो स्वयं मोतीलाल नेहरू ने ही लिखा था। अब बात करते हैं कि यह जो नेहरू रिपोर्ट जो पारित किया गया था तो अध्यक्ष कौन थे, तो वह मोतीलाल नेहरू थे, उनके ही अध्यक्षता में इस रिपोर्ट को पारित किया गया था। दूसरी बात कि यह जो रिपोर्ट पारित किया गया तो इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था यानी किस उद्देश्य से यह रिपोर्ट पारित किया गया था, तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए। संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने का मतलब यह हुआ कि भारत का जो है संविधान का जो निर्माण जो है भारतीय अपने हिसाब से करते। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो नेहरू रिपोर्ट का जो विषय था वह भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से यह नेहरू रिपोर्ट को लाया गया था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अब बात करते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी कई सारे लक्ष्य को बताया गया था, कई सारे लक्ष्य की घोषणा की गई थी, लेकिन उसमें से हमें 3 लक्ष्य को जानना है। तो आइए बात करते हैं कि इस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कौन कौन सा 3 लक्ष्य को जो है निर्धारित किया गया था, जिसके लक्ष्य तो कई सारे निर्धारित किए गए थे, लेकिन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखना है। तो चलिए, पहला क्या है कि इस रिपोर्ट के द्वारा डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई, यानी भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की मांग की गई। डोमिनियन स्टेट्स का हिंदी होता है औपनिवेशिक स्वराज या फिर इसे ही अधिराज कहा जाता है, यानी भारत को अधिराज का दर्जा देने की मांग की गई, भारत को डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा देने की मांग की गई, भारत को औपनिवेशिक स्वराज की दर्जा देने की मांग की गई। तो चलिए अब समझते हैं इसका अर्थ क्या है, क्या होता है डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है, औपनिवेशिक स्वराज का मतलब होता है कि स्वराज तो हमें मिलेगा, भारत को स्वराज तो मिलेगा, स्वतंत्रता तो मिलेगा, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हमें स्वतंत्रता मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता तो हमें मिला, लेकिन फिर भी हम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही रहेंगे। तो वैसा स्वतंत्रता का मतलब ही क्या रह जाएगा, जबकि इससे पहले से जो है सभी लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तो क्या हुआ, इस पार्टी ने इस रिपोर्ट ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि इसने पूर्ण स्वतंत्रता के जगह, पूर्ण स्वराज के जगह जो है डोमिनियन स्टेट्स की मांग रख दी। दूसरा क्या था, इसका जो मुख्य प्रावधान वह था संयुक्त, ये सांप्रदायिकता के आधार पर जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो प्रावधान किया गया था, तो उस सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र के जगह जो है संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करने की इन्होंने घोषणा किया था, इस रिपोर्ट के द्वारा घोषणा की गई थी। फिर बात करें तीसरा जो मुख्य लक्ष्य है कि इस रिपोर्ट के द्वारा भारतीयों को 19 मौलिक अधिकार को देने का प्रावधान किया था। तो यह 3 मुख्य प्रावधान था इस रिपोर्ट का, जिसे हम लोगों को जानना है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चूंकि इस रिपोर्ट के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई थी, बल्कि उसके जगह जो है डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। तो इसी वजह से भारत में क्या हुआ कि जितने भी पार्टी के लोग थे, चाहे वह कांग्रेस हो, यह मुस्लिम लीग हो, चाहे वह ये हिंदू सभा हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, उन सभी ने क्या किया कि इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया भारत में। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही जो कांग्रेस के युवा नेता थे जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस, तो जबकि जवाहरलाल नेहरू खुद इस सर्वदलीय समिति के सचिव भी थे, लेकिन मान्य जो होता है वह अध्यक्ष का होता है। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उसके साथ साथ इस दल में जो कुल 9 सदस्य थे उसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। तो यह जो कांग्रेस के युवा नेता थे जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस, तो चूंकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग इसमें नहीं की गई थी, तो इसी वजह से इन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए ये दोनों इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दी।
तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कब की गई? नवंबर 1928 में किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसके विरोध में इसकी स्थापना की गई थी? तो यह इंडिपेंडेंस रिपोर्ट, ये सॉरी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है इस पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसे इसका दूसरा भी नाम है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का दूसरा भी नाम है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसी का दूसरा नाम भी है। अब बात करते हैं, तो यह तो था कि यह डोमिनियन स्टेट्स के वजह से इस रिपोर्ट का विरोध किया गया, जिसकी वजह से इस पार्टी की स्थापना की गई। लेकिन अब मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग के जो नेता थे वह मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो विरोध किया था वह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिकता के आधार पर। तो चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह समर्थक किसके थे? तो सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के प्रति वह समर्थक थे। तो इसी वजह से चूंकि इसमें संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की बात की गई थी, तो इसी के विरोध में जो है, इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, इन्होंने जिन्ना का यानी 14 सूत्रीय प्रस्ताव को जो है मतलब प्रस्तुत किया था, यानी इस प्रस्ताव को लाया था किस विरोध में? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। तो आइए बात करते हैं, यह जो मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव को कहां पर लाए थे? तो 28 मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था, तो यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस 14 सूत्रीय प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था मुस्लिम लीग के इसी अधिवेशन में। किस वजह से? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। और फिर क्या हुआ कि जब इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो वहां भी जो है मोहम्मद अली जिन्ना अपने इन 14 सूत्री मांगों को रखे थे सरकार के समक्ष। और तब जाकर फिर क्या हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि इनके इन 14 सूत्री मांगों में से अधिकांश मांगों को मानते हुए अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत का निर्माण किया था। तो इन्हीं के मांगों में से अधिक मांगों के आधार पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने भारत में सांप्रदायिक पंचायत का निर्माण किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनके 14 सूत्रीय मांग के बारे में कहा है कि इन शर्तों का सिर्फ इसलिए महत्व है क्योंकि इसी शर्त के आधार पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत में सांप्रदायिक पंचायत को लाया था। तो सिर्फ इतना ही इसका महत्व है। यह किसने कहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अब बात करते हैं कि इसके बाद जो फिर क्या हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कब? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो जब अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो इस अधिवेशन में जो भी संकल्प की घोषणा की जाएगी या जो भी कार्य किया जाएगा, वह सभी के सभी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि इस अधिवेशन में क्या क्या संकल्प किस किस संकल्प की घोषणा की गई और क्या क्या कार्य किया गया। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला संकल्प जो था जिसकी घोषणा की गई थी, वह था कि गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति, जिसे विदेश नीति भी कहा जाता है, तो गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति अर्थात भारत से संबंधित विदेशी नीति, ये विदेश नीति का घोषणा किया गया था। तो विदेश नीति का जो घोषणा किया गया था, तो इसमें क्या बात कहा गया था? इसमें कहा गया था कि गोलमेज सम्मेलन का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कोई फायदा नहीं है। तो यही था भारत की विदेश नीति जिसकी घोषणा की गई थी इस अधिवेशन में। अब बात करते हैं दूसरे घोषणा के बारे में। तो इस अधिवेशन में ही डोमिनियन स्टेट्स की योजना समाप्त करने की घोषणा की गई। या जो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा डोमिनियन स्टेट्स की जो है दर्जा देने की जो मांग की गई थी, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट्स की योजना यानी दर्जा देने की जो योजना थी उसे समाप्त करने की घोषणा की गई। फिर बात करते हैं तीसरे घोषणा के बारे में। तो सर्वप्रथम कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया था। उन्होंने कहा था कि भारतीयों का लक्ष्य
पूर्ण स्वराज होना चाहिए। तो यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के मंच से। कब हुआ था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। लेकिन जब बात करते हैं कि पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव पारित हुआ, अर्थात पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था और किसने रखा था। क्योंकि पारित तो बाद में हुआ, इसकी घोषणा तो बाद में हुई, लेकिन सर्वप्रथम तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया होगा। तो किस अधिवेशन में और किसके द्वारा रखा गया था? तो आइए बात करते हैं 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने किया था। इसके अध्यक्ष जो है वह चित्तरंजन दास चुने गए थे, लेकिन उस समय वह जेल में थे, तो इसी वजह से उनके जगह पे यह 1919 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हकीम अजमल खां ने किया था। तो कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। हसरत मोहानी ने ही सर्वप्रथम स्वराज को सभी तरीके के विदेशी नियंत्रण से मुक्त करते हुए पूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया था। तो वह स्वराज को पूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किसने किया था सर्वप्रथम? तो वह हसरत मोहानी ने। कब? तो 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में पहली बार, यह अधिवेशन आपको याद भी रखना है कि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा गया था। तो यह तो हुआ कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। तो 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। किसने रखा था? तो वह हसरत मोहानी ने रखा था। और तब जाकर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, अर्थात पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। फिर बात करते हैं कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। इसी अधिवेशन में। तो कब फहराया गया था सर्वप्रथम तिरंगा? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था कांग्रेस के इसी अधिवेशन में। आपको यह पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद झंडा फहराने के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया था। तो वह घोषणा किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। और जब घोषणा किया तब जाकर, जब स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, तब पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद फिर बात करते, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, फिर गांधी जी का 11 सूत्री मांग आया। ठीक है, जिस तरह से जिन्ना ने 14 सूत्री मांग को लाया था, तो उसी तरह से गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को लाया। तो चूंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले सरकार के साथ समझौता करना चाहते थे अपने 11 सूत्री मांगों के द्वारा, तो इसी उद्देश्य से जो है गांधी जी ने सर्वप्रथम 30 जनवरी 1930 ईस्वी को अपने पत्रिका यंग इंडिया, और फिर 2 मार्च 1930 ईस्वी को उस समय के तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांग को मांगा था। गांधी जी ने कहा था कि अगर सरकार हमारे इस 11 सूत्री मांग को मान ले तो हम असहयोग आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो बात करते हैं कि गांधी जी का वह 11 सूत्री मांग कौन कौन सा था, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो वह है नमक कर को समाप्त करना पूरी तरीके से। दूसरा था कि नशीली वस्तु की बिक्री पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। तीसरा जो था वह था गुप्तचर विभाग को समाप्त करना चाहिए, और अगर समाप्त नहीं करते हैं तो उस पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। चौथा जो मांग था वह था कि सैनिक खर्च में 50% की कमी होनी चाहिए। पांचवा मांग था लगान में 50% की कमी होनी चाहिए। छठा मांग था विनिमय की दर में कमी होनी चाहिए। फिर सातवां मांग की बात करें तो राजनीतिक कैदी को बिना शर्त, यानी किसी भी शर्त के द्वारा जो है, इसके लिए कोई भी शर्त नहीं रखा जाएगा, और राजनीतिक कैदी को जो है मुक्त करने की मांग की गई थी। फिर उसके अलावा जो है, जो आठवां जो मांग किया गया था वह था कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए आग्नेय अस्त्र रखने का
मतलब अधिकार दिया जाए। उसके बाद फिर 9वें मांग की बात करें तो सिविल अफसरों के वेतन में कमी की जानी चाहिए। फिर 10वें मांग की अगर बात करें तो वह था कि विदेशी वस्त्रों के आयात पर नियंत्रण किया जाए, उसमें कमी लाया जाए। और लास्ट जो 11वां मांग था वह 11वां मांग था कि भारतीय समुद्र तट जो है वह भारतीय जहाज के लिए ही सिर्फ उसका उपयोग होना चाहिए। किसका? भारतीय समुद्र तट का। तो यही था गांधी जी का 11 सूत्री मांग। लेकिन गांधी जी ने तो ये भारत के वायसराय से कहा था, अंग्रेजी सरकार से कहा था कि अगर आप हमारे इन 11 सूत्री मांगों को मान लेते हैं तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चलाएंगे। लेकिन सरकार का इस 11 सूत्री मांग का कोई भी असर नहीं हुआ और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी ने 1930 ईस्वी में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक